हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडिक्स। पदार्थ विज्ञान के इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे अनुमान प्रमाण। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या क्या देखना है: अनुमान शब्द की निरुक्ति, अनुमान के लक्षण, हेतु, साध, व्याप्ति, पक्ष, सपक्ष, ये सब। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, हेत्वाभास, है ना, और हेतु के लक्षण। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका आता है मैक्सिमम चांस रहता है इस दो टॉपिक में बनता है, इस दो टॉपिक से। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इसकी निरुक्ति, लक्षण और हेतु, साध, व्याप्ति, ये सब, ठीक। ये जो चीज़ें दी गई हैं ये इसके बेसिक इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात यह है, आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हंसी आएगी, क्योंकि लगभग हर एक जो परिभाषा है, हर एक जो डेफिनेशन है, उसका जो एग्जाम्पल है, सब एक ही जैसे है इसमें। कि जहाँ जहाँ धुआं होगा इसका मतलब वहाँ आग होगा, और जहाँ जहाँ आग होगा वहाँ पर धुआं होगा, यही सब है ना। तो पढ़ने में मज़ा आएगा। बढ़ते हैं आगे। तो अनुमान शब्द की निरुक्ति। अनुमान शब्द अनु, धन, मान, इन दो शब्द से मिलकर बना है। अनु मतलब पश्चात, मीन्स बाद में, मान मतलब ज्ञान। तो प्रत्यक्ष कारण को देखकर उसके आधार पर पश्चात किसी अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान जिस प्रमाण के आधार पर होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई चीज़ सामने देख रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ सामने देख रहे हैं, उसके आधार पर बाद में कोई चीज़ हमको जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो विषय हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक, उसके आधार पर कोई प्रमाण का ज्ञान होगा, उसे हम अनुमान कहते हैं। जैसे कोई चीज़ हम देख रहे हैं, कहीं धुआं उड़ रहा है ना, क्या देख रहे हैं? धुआं। तो वो प्रत्यक्ष दिख रहा है हमको, लेकिन जो चीज़ हमको नहीं देख रहा है, आग, कोई हम कहीं आग रहा होगा, इस वजह से धुआं निकल रहा है, तो अप्रत्यक्ष होगा क्या? आग, है ना। तो ये जो प्रमाण है इसको हम अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पर आग रहा होगा, इस वजह से वहाँ पर धुआं निकल रहा है, ठीक। तो ये हो गया अनुमान प्रमाण, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा है? अनुपूर्व हेतु दृष्टा पश्चान्मीयते इत्य अनुमानम, ठीक है ना। विशेष प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ज्ञान उसी क्षण व्यक्तः तदात्वे, हमने प्रत्यक्ष प्रमाण में ये शब्द पढ़ा है, व्यक्तः तदात्वे या बुद्धि, है ना, प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, ठीक। तो ये व्यक्त तदात्वे, तत्क्षण जो ज्ञान होता है। अनुमान ज्ञान प्रथम प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात होता है। जैसे धूम मतलब धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान करना। यहाँ सर्वप्रथम धूम का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा किया जाता है, तत्पश्चात उसके बाद धूम का अनुमान किया जाता है, ठीक। अब अनुमान के लक्षण, अनुमान के लक्षण। तो चरक संहिता के अनुसार क्या है? अनुमानम खलु तर्को युक्तपेक्षा, युक्ति की अपेक्षा मतलब लॉजिक की अपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहते हैं, ठीक। फिर चक्रपाणी का मत क्या है? तर्क से अप्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है। युक्ति अर्थात अविनाभाव संबंध से पृथकत्व या अलगाव ना हो, अविनाभाव संबंध से उत्पन्न अप्रत्यक्ष ज्ञान का अनुमान होता है, ठीक। तो ये हो गया। और एक आप ये वाला सूत्र याद कर सकते हैं, श्लोक, अनुमिति कारणम अनुमानम, अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं। तर्क भाषा में क्या है? एन अनुमिति तदनुमानम, जिससे अनुमित की जाती है वह अनुमान है। अब इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट हम डेफिनेशन पे आएंगे। इसमें क्या है? हेतु, साध्य, व्याप्ति, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, परामर्श, अनुमिति, दृष्टांत, ये सब क्या है? अनुमान प्रमाण का संपूर्णता ज्ञान करने के लिए हमको हेतु, बोले तो कारण, है ना, आदि शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है। इन शब्दों को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दो दो उदाहरण का प्रयोग करेंगे, एक सामान्य उदाहरण, एक और व्याधि से संबंधित। हम पढ़ रहे हैं बीएमएस में, तो हमको व्याधि, चिकित्सीय महत्व, ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक सामान्य उदाहरण हम इसमें पढ़ेंगे और एक व्याधि से संबंधित उदाहरण पढ़ेंगे। तो प्रथम उदाहरण क्या है? यत्र यत्र धूमस्त्र तत्र अग्निरिति, जहाँ जहाँ धूम है, जहाँ जहाँ धुआं है, वहाँ वहाँ अग्नि है, ठीक। तो पर्वत पर धूम देखकर हम वहाँ अग्नि का अनुमान कर सकते हैं।
हमने देखा कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। जैसे रसोई घर में हम देखते हैं अग्नि के साथ धूम होता है, ठीक है ना। अब दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण क्या है, जिस जिस संधिशूल में, संधिशूल क्या होता है, मतलब जॉइंट पेन होता है उस टाइप का कुछ, अर्थराइटिस है ना। जहाँ जहाँ संधिशूल में स्नेहन से अनुपसय दोष बढ़ता है वहाँ वहाँ आमवात का अनुमान किया जा सकता है। किसी रोगी के संधिशूल में यदि स्नेहन से अनुपसय होते देखते हैं तो वहाँ आमवात का अनुमान कर सकते हैं, ठीक। जैसे हमने अन्य आमवात रोगियों में देखा है कि उनमें भी स्नेहन का अनुपसय होता है, ठीक है ना। ये तो संधिशूल मतलब होता है जोड़ों में दर्द, और आमवात क्या होता है, अर्थराइटिस। इसको आप नोट कर सकते हैं अपने। तो अब देखिए, अब ये पहाड़ी है, इस साइड कोई व्यक्ति खड़ा है और क्या देख रहा है, धुआं। ये प्रत्यक्ष रूप से धुआं देख रहा है ना। और ये उसके पीछे क्या है, अग्नि थी, अप्रत्यक्ष हो गया। अब आते हैं हेतु, एक एक करके सब डिफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें हेतु मतलब यस ज्ञानेन पक्षे साध्यस्य सिद्धि भवति सा हेतु। जिस साधन से साध्य सिद्ध करना है उसे हेतु कहते हैं। हेतु को व्याप्त भी कहते हैं। प्रथम उदाहरण क्या है, प्रथम उदाहरण में धूम हेतु है, द्वितीय उदाहरण में स्नेहन का अनुपसय हेतु है। हेतु मीन्स कारण, साधन क्या है, फार्मूला, साध्य मीन्स आंसर, और हेतु मतलब साधन या औषधि, ठीक। साध्य क्या होता है, हेतु की सहायता से जिसे सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं। हेतु मतलब कोई कारण है ना। हेतु क्या है, कारण है। साध्य क्या है, डिजीज, है ना। तो प्रथम उदाहरण में अग्नि साध्य है, द्वितीय उदाहरण में आमवात साध्य है, ठीक है ना। व्याप्ति क्या है, हेतु साध्यो अविन अभाव संबंध व्याप्ति, ठीक। मतलब हेतु और साध्य के साहचर्य नियम हमेशा साथ रहने वाले को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति को अभिन्न अभाव संबंध भी कहते हैं। अभिन्न अभाव संबंध का अर्थ है जो वस्तु जिसके बिना ना रह सके, उन दोनों के संबंध को अभिन्न अभाव संबंध कहते हैं। उदाहरण में क्या है, प्रथम उदाहरण में जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार सहचर्य मतलब साथ में रहने वाले को व्याप्ति कहते हैं। द्वितीय उदाहरण में जिस जिस संधिशूल में, संधिशूल बोले तो जोड़ों में दर्द, में स्नेहन, स्नेहन मतलब तेल से मालिश करना होता है, से अनुपसय, अनुपसय बोले तो दोष की वृद्धि को अनुपसय कहते हैं। उस संधिशूल के रोगी को आमवात होता है, आर्थराइटिस होता है। इस प्रकार के सहचार को व्याप्ति कहते हैं। और व्याप्ति के भेद क्या क्या है, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। तो अन्वय व्याप्ति क्या होता है, अन्वयेन निरूपिता व्याप्ति अन्वय व्याप्तियाँ। जो व्याप्ति अन्वय विधि के द्वारा यानी दो वस्तुओं हेतु और साध्य में मेल के आधार पर प्रस्थापित की जाती है उसे अन्वय व्याप्ति कहते हैं। उदाहरण फिर वही, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। यहाँ पर धूम और अग्नि में अव्यभिचरित मेल साहचर्य जो अलग नहीं होते, ठीक। इसको हम समवाय भी कह सकते हैं। फिर आ गया व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेकेण या व्याप्तिया निरूप्तयेषा व्यतिरेक व्याप्ति। जो व्याप्ति उन दो वस्तुओं हेतु और साध्य के अभाव में मेल के आधार पर प्रस्थापित की जाती है उसे व्यतिरेक व्यापी कहते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या है, अग्नि के अभाव में सदैव धूम का भी अभाव होगा ना। अग्नि के अभाव में सदैव धूम का भी अभाव देखकर जो व्याप्ति प्रस्थापित की जाती है उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। आगे आएगा पक्ष। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है अक्सर, ठीक है ना। तो पक्ष क्या होता है, संदिग्ध साध्यवान पक्षा। हाँ एक चीज़ और, ये जो हाईलाइट किया गया है ये भी एग्ज़ाम में मतलब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि संदिग्ध साध्यवान क्या है। तो एग्ज़ाम पर मतलब वो आपको ऑप्शन दे देगा कि हेतु है, साध्य है, व्याप्ति है, पक्ष है। या व्याप्ति में ये पूछ लेगा अभिनाभाव संबंध क्या है, किसका होता है। तो व्याप्ति का होता है, साध्य का होता है, कि पक्ष का होता है, कि हेतु का होता है। तो आपको जो ये सूत्र दिया है, श्लोक दिया है, इसको भी आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है ना। अगर ये श्लोक आप याद कर लेंगे तो आपका इसका डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो श्राद्ध जहाँ सिद्ध किया जाता है उस स्थान को पक्ष कहते हैं, ठीक।
यहाँ साध्य संदिग्ध होता है, अर्थात साध्य है या नहीं इसकी शंका होती है। उदाहरण में क्या है, प्रथम उदाहरण में पर्वत पक्ष है, द्वितीय उदाहरण में वर्तमान रोगी पक्ष है, ठीक है ना। फिर आते हैं सापक्ष, निश्चित साध्यवान सापक्षा। जिस पक्ष पर साध्य निश्चित सिद्ध हो उसे सापक्ष कहते हैं। साध्य क्या था, साध्य क्या था, पीछे हमने देखा साध्य क्या है, डिजीज है ना, अगर हम उसको व्याधि से जोड़ें तो जिस पक्ष में साध्य निश्चित सिद्ध होता है उसे सापक्ष कहते हैं। प्रथम उदाहरण में रसोई घर सापक्ष है, रसोई घर में जहाँ धूम है वहाँ अग्नि निश्चित होती है। द्वितीय उदाहरण हमने पूर्व में देखे गए आमवाद के रोगी सापक्ष हैं, ठीक है ना। विपक्ष क्या, इसी का जस्ट उल्टा, निश्चित साध्य अभाववान विपक्षा। जिस पक्ष पर साध्य का निश्चित अभाव होता है उसे विपक्ष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रथम उदाहरण में जलाशय विपक्ष है, जलाशय में अग्नि का निश्चित अभाव होता है, बात सही है। किसी भी मतलब जलाशय मतलब आप समझ सकते हैं तालाब, वहाँ पर अग्नि का अभाव होगा, है ना, पानी थोड़ी ना आग लगेगा। द्वितीय उदाहरण में स्वस्थ व्यक्ति विपक्ष है, ठीक। फिर आएंगे परामर्श, तो सिद्धि का रीजन भी है और पक्ष में भी होता है। तो परामर्श क्या है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म तज्ञानम परमार्थ परामर्श, व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। व्याप्ति युक्त हेतु साध्य पक्ष पर है, इस ज्ञान का होना परामर्श है, परामर्श की अनुमिति कारण है। प्रथम उदाहरण में पर्वत अग्नि व्याप्त धूम से युक्त है, परामर्श है। द्वितीय उदाहरण में रोगी आमवात व्याप्त स्नेहजन्य अनुपस्य से युक्त है, क्या है, परामर्श है। तो परामर्श क्या है, व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। और फिर आ गया हमारा अनुमिति, अनुमिति क्या है, परामर्श जन ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। फिर आ गया दृष्टांत, दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषा बुद्धि साम्य यो वड वडयंती। जिस मूर्ख और विद्वान दोनों ही ठीक रूप से समझते हैं, जिसे मूर्ख और विद्वान दोनों ठीक रूप से समझते हैं उसे दृष्टांत कहते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसा एग्जाम्पल रहे जिसको देखकर मूर्ख भी समझ जाए हाँ ये क्या चीज़ है, विद्वान तो खैर समझ ही जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या है, रसोई घर हेतु आदि सभी शब्दों को समझने के लिए हम अन्य उदाहरण देखते हैं। अम्ल पित्त के रोगी में द्रवयुक्त पित्त के बढ़े हुए लक्षणों को देखकर यह अनुमान लगाना कि इस रोगी को द्रव पित्त समन अर्थ पित्त को कम करने के लिए मृतिका रूपी मिट्टी गैरी की आवश्यकता है, जैसे गड्ढे में भरे हुए द्रव्य को कम करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक। तो ये जो छोटे छोटे डेफिनेशन है, इसका जो श्लोक है इसको आप अच्छे से देखिए क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आपका एक एमसीक्यू दे दिया कि निश्चित साध्यवान सपक्षा, ये किसका श्लोक है या ये किसको इंडिकेट करता है, तो सपक्ष का, विपक्ष का, पक्ष का, हेतु का, है ना, तो आपको उसमें टिक मार्क रहेगा अच्छे से, ठीक। अब आते हैं अनुमान के भेद। तो अनुमान के भेद क्या क्या हैं, अनुमान इसमें स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, ठीक, और एक क्या है पूर्वत, शेषवत, सम्मानित, दृष्ट, वर्तमानकालीन, भूतकालीन, भविष्यकालीन। तो इसमें जो तर्क संग्रह के अनुसार 2 हैं, न्याय दर्शन के अनुसार 3 है, चरक संहिता के अनुसार 3 है, तीनों एक एक करके आपको पढ़ना होता है। तो इसमें पढ़ेंगे अनुमान के तर्क अनुसार भेद। तो उसमें क्या है स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट को रीडिंग मानना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही बनता है ये वाला। तो इसमें क्या तर्क स्वार्था स्वानुमिति हेतु, अर्थात अपनी अनुमिति का कारण स्वार्थ अनुमान है। जो अनुमान स्वयं अपने ही अनुमित ज्ञान के लिए कारण हो उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कई बार किए गए प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपने मन में व्याप्ति का निश्चय हो गया हो और फिर भी कभी पक्ष धर्मता ज्ञान के आधार पर अपने मन में साध्य की अस्तित्व की अनुमति उदय हो। तो पढ़ेंगे कन्फ्यूजिंग लगेगा लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण क्या है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही रसोई घर आदि में धूम और अग्नि को बार बार एक साथ देख उनकी व्याप्ति
मतलब जहाँ जहाँ धूम वहाँ अग्नि है का ज्ञान कर लेता है कालांतर से वह व्यक्ति किसी पर्वत पर धूम देखता तो उसे धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्मरण होता है। कहने का मतलब तब वह यह अनुमान लगाता है कि जिस प्रकार रसोई घर में धूम और अग्नि साथ होते हैं उसी तरह पर्वत पर भी धूम अर्थात वहाँ अग्नि भी होगी। ऐसे अनुमान को स्वार्थानुमान कहते हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या है, परार्थानुमान। यतु स्वयं धूम अग्नि अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचवय वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थ अनुमानम। ठीक है ना। तो ये पंचवय जो है, पंचावयव, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके आगे थोड़ा सा हम परार्थ पढ़ लेते हैं। क्या है ये? स्वयं धूम का अनुमान कर दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए पंचावय वाक्य का प्रयोग किए जाए तब उसे परार्थानुमान कहते हैं। ठीक है ना। तो पंचावय वाक्य क्या हो गया, मतलब कोई जब अनुमान करे फिर उसे दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए पंचावय वाक्य का प्रयोग किया जाए तब उसे परार्थानुमान कहते हैं। जब हम दूसरे की शंका को दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं तब उसे परार्थानुमान कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमको समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ यहाँ पर ऐसे कुछ है, लेकिन दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम दूसरे को हम समझाने के लिए हम फिर अनुमान लगाएंगे कि चीज़ ऐसे ऐसे होगी, फिर हम उसको समझा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, परार्थानुमान हो गया। तो परार्थानुमान के लिए पंचावयव वाक्य की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। पंचावयव जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको आप अच्छे से एक बार 2 बार रिवीजन करिए तो समझ में आएगा एक एक चीज़, क्योंकि सब में वही है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो आपको ये सब जो है हेतु श्राद्ध व्याप्ति इसके श्लोक पढ़िए, इसमें इसका हिंदी पढ़िए, डेफिनेशन पढ़िए। ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूरा चैप्टर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।